अच्छा, लास्ट क्लास में जो है हमने असेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि असेसमेंट क्या है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ी थी जिसमें फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, नाम, रेफरेंस, क्राइटेरियन। और उसके अलावा जो है फॉर्मेटिव को क्या कहते हैं, समेटिव को क्या कहते हैं, उसके कुछ मैंने कैरेक्टरिस्टिक भी बताए थे कि ये कुछ 4 पॉइंट होंगे जो आप याद करें। और पेपर में जो है जैसे ही CRQs आए तो सिर्फ आपको ये बुलेट में 4 अगर पॉइंट होंगे तो आप जो है इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने आपको एक जो है वो CRQs का डॉक्यूमेंट भी भेजा था। उसमें सारे वो चीजें लिखे हुए थे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि क्लासरूम असेसमेंट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब आज का जो है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट ये है कि हाउ असेसमेंट इज टेकन इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में असेसमेंट कैसे ली जाती है हमारे यहाँ स्पेशली सिंध में। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन असेसमेंट। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है असेसमेंट पे, ये भी बहुत इंतहाई अहम टॉपिक है, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। एजुकेशन में जहाँ पर भी असेसमेंट आएंगे वहाँ पर मेजरमेंट, टेस्ट, एवोल्यूशन, असेसमेंट और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये जरूर आएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये जो कैरोल ड्राइन्स ने दी थी माइंड सेट के बारे में। तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम स्टैंडर्डाइज्ड और अचीवमेंट टेस्ट क्या होती है, इनमें आपस में फर्क क्या है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम जो चीजें पढ़ेंगे वो CRQs मैंने कुछ बनाए हैं, वो आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। अब देखें, असेसमेंट प्रैक्टिस इन इन और गवर्नमेंट स्कूल में, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में जो है वो डिफरेंट होती है, आपको पता है। ठीक है। तो आज हम पब्लिक स्कूल को और प्राइवेट स्कूल में कौन कौन सी असेसमेंट पॉलिसी, कैसे असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, कौन सी उनकी जो है सिस्टम है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम पब्लिक सेक्टर, पब्लिक स्कूल ऑप्शन डिस्कस करेंगे। पब्लिक स्कूल ऑप्शन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के, ठीक है, वहां पर असेसमेंट कैसे ली जाती है। तो वहां पर जो है असेसमेंट जो है वो मेनली जो है वो बुकिस टाइप से ली जाती है, जो भी हमारे स्टेम टेक्स्ट बुक होते हैं या ब्यूरो ऑफ करिकुलम होता है, वहां से जो हमें बुक्स मिलती है उनमें से हम असेसमेंट लेते हैं। एक तरीका ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। कभी कभी कोई टीचर लेता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अमूमन क्या होता है, आया टीचर और लेसन पढ़ा के फिर चला गया। कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई क्विज नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ भी नहीं होता। कभी कभी जो है यहाँ पर लिखा है टीचर कैडेट ओकेशनल क्लास टेस्ट, कभी कभी जो है टेस्ट लेता है, ओरल क्वेश्चनिंग करता है। और नॉट इंस्टेंट ऐसा क्राइस स्कूल ऑन डिपेंड्स ऑन टीचर। और प्राइवेट स्कूल में असेसमेंट का क्राइटेरिया ये है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक हमें जो है ना वो प्रमोट करना है। चाहे बच्चा फेल हो रहा है या चाहे वो पास हो रहा है, आपको उसको एनी हाउ पास करना है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है, तो हमें जो है वो बच्चों को प्रमोट करना है। ये असेसमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी है। समेटिव असेसमेंट मींस सालाना जो है एट द एंड क्या होती है हमारे यहाँ एट द एंड जो है वो एनुअल एग्जाम होते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को जो है वो प्रोमोट करना है। इसका पर्पज ये है कि अगर आप डिमोट करेंगे, उनको फेल करेंगे, तो बच्चे क्या होंगे, ड्रॉप आउट हो जाएंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान में 25 ऑलरेडी पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट है, 25 मिलियन पीपल्स आर ड्रॉप आउट फ्रॉम। तो क्राइटेरिया यहाँ का यही है। और उसके अलावा जो है नाइन्थ और मैट्रिक में क्या होते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। हमारे यहाँ बोर्ड का एग्जाम भी आपको पता है, असेसमेंट। फॉर्मेटिव जो है ऐसे ली जाती है, कभी कभी सवाल होते हैं। और समेटिव जो है 1 से लेकर 8 तक पेपर, लेकिन प्रोमोटेड पॉलिसी वो बोर्ड के पेपर होते हैं, सिंध बोर्ड, उसके अलावा जो है वो सखर बोर्ड, कराची बोर्ड, ये सारी चीजें। अच्छा, नेचर ऑफ असेसमेंट, ये जो असेसमेंट हम लेते हैं इनकी नेचर क्या होती है। ठीक है, इनकी नेचर जो है, हम अमूमन जो असेसमेंट लेते हैं वो बेसिकली सवाल ऐसे बनाते हैं जैसे बच्चा जो है ना वो रट्टा लगाए। बच्चे को याद करना सिखाते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक।
कोई चीज क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करते। हम कहते हैं किताब पे जो लिखा है वो रट्टा मार के आए, आपको वही लिखना है। अमूमन टीचर भी यही कहते हैं। हेवी डिपेंडेंस ऑन फाइनल रिटन एग्जाम्स। हमारे यहाँ जो है सारा कुछ डिपेंड होते हैं, कोई भी जो है वो इंटरनल मार्क्स नहीं होती, टीचर के हाथ में कुछ भी नहीं होता। सारे जो है वो फाइनल रिटन मार्क्स के ऊपर होता है। प्रैक्टिकल जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है वो प्रैक्टिकल वर्क होता है। लेकिन प्रैक्टिकल बहुत सारी जगहों पे प्रैक्टिकल काम नहीं होता। तो ये सारा पब्लिक सेक्टर स्कूल में जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट रेयर होती है। समेटिव असेसमेंट में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक प्रोमोटिंग पॉलिसी है। बोर्ड की पॉलिसी है। नेचर ऑफ असेसमेंट, हम जो है बच्चों को रोट लर्निंग, रट्टा मारना सिखाते हैं इंस्टीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, एवोल्यूशन और क्रिएटिंग। इनके ऊपर हम ले ही नहीं जाते बच्चे। हमारा पर्पज ये है बुक में जो लिखा है बच्चा जो है उसको रट्टा मारे। ठीक है। ये पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल की असेसमेंट क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर हम आते हैं प्राइवेट का। अब प्राइवेट में क्या है, ये अमूमन जो है डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते हैं। इनका असेसमेंट का पॉलिस कुछ ये जो है वो असेसमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, लेकिन इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इदारा जो है वो असेसमेंट अपनी तरफ से ही ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक में जो है प्राइवेट की बुक में यही असेसमेंट क्राइटेरिया है, लेकिन टीचर के पास और स्कूल मैनेजमेंट के पास अख्तियारात होते हैं कि वो उनको मद्देनजर रखते हुए वो असेसमेंट की प्रैक्टिसेस को, असेसमेंट की जो टूल्स है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कैम्ब्रिज ओ लेवल ए लेवल अमूमन होता है। प्राइवेट स्कूल में मंथली टेस्ट भी होती है, वीकली क्विज भी होती है, क्लास पार्टिसिपेशन भी होती है, प्रेजेंटेशन होती है, ग्रुप टास्क होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट होती है, एक्टिविटी लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट मेथड होता है। तो ये सारी चीजें हमें प्राइवेट में मिलेगी, और गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर स्कूल है उसमें रेयर ये सारी चीजें हमें पाई जाएगी। होंगी लेकिन रेयर होगी। इनका जो तरीका होता, मिड टर्म होगा, फाइनल टर्म एग्जाम होगा। और ये जो है वहां पर बोर्ड कौन थी, सखर बोर्ड वगैरह, ये 9th मैट्रिक। यहाँ पर कैम्ब्रिज होगी, ओ लेवल होगी। ये सारी चीजें एग्जाम वहां पर करेंगे। इनका नेचर ऑफ असेसमेंट क्या होता है, इनका फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट असेसमेंट, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होती है। और इनकी जो है वो सारे प्रॉब्लम जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड पे होते हैं। अप्लाइंग नॉलेज, जैसे मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपको पढ़ाया था, हमारे यहाँ जो है पब्लिक सेक्टर स्कूल में जस्ट रिमेम्बरिंग रट्टा लगाना, वो ब्लूम्स की पहली स्टेज है। पहली के बाद सेकंड स्टेज अंडरस्टैंडिंग है, थर्ड जो है वो एप्लीकेशन है। तो प्राइवेट कॉलेज जो है मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड इनकी लर्निंग होती है। ये यूज क्या क्या करते हैं असेसमेंट क्राइटेरिया को, ये प्रोजेक्ट्स में असेसमेंट जो है प्रोजेक्ट की मदद से लेते हैं। पोर्टफोलियो बनवाते हैं, बच्चों से प्रेजेंटेशन लेते हैं। प्रैक्टिकल वर्क्स में ये साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह ये बनाते हैं। और डिजिटल लर्निंग टूल्स भी यूज करते हैं, यूज ऑडियो विजुअल, जिसमें आप मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं, जिसमें आप जो है रेडियो का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप जो है टैबलेट्स का, सेल फोन का, ये सारी चीजें जो है वो प्राइवेट में असेसमेंट के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इट वाज गिवन बाय कैरोल ड्वेक, शी वाज अ लेडी। इसने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, उसमें जो है ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जिक्र किया था असेसमेंट से रिलेटेड। उसने कहा था कि इंसान की जो माइंड होता है, माइंड सेट, वो दो किस्म के माइंड सेट होते हैं। एक फिक्स्ड माइंड सेट होता है, एक जो है वो ग्रोथ माइंड सेट होता है। अब फिक्स्ड माइंड सेट वो होता है कि अल्लाह पाक ने जो है मुझे आर्ट में अच्छा किया ही नहीं है, तो मैं आर्ट कभी सीखूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आर्ट में मुझे नहीं आ रहा। वो बस वो फिक्स चीज जहन में सोच कर बैठा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। अगर कोई टीचर उनके ऊपर जोर करेगा तो वो उनको ईगो को हर्ट होगा। तो ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा जो है या बंदी, वो क्या करेंगे, वो इस टाइप की थिंकिंग नहीं होगी उनकी। ये थिंकिंग होगी कि मैं जो हूँ अपने आप को टफ टाइम दे दूं, अपने आप को डिफिकल्ट फेज में डालकर, लेकिन ये चीज मुझे सीखनी है। तो इसने दो टाइप्स के माइंड बताए, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। आए तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। अब देखें फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वो होते हैं, पीपल विथ अ फिक्स माइंडसेट बिलीव दैट एबिलिटीज, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट्स आर इनबॉर्न एंड अनचेंजेबल। जो एबिलिटीज होती हैं, इंटेलिजेंस होती है या टैलेंट होती है, जो हमारे इनबॉर्न होते हैं, अल्लाह पाक ने जो चीजों से हमें नवाजा है
वो ही है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मुझे क्रिकेट नहीं आती, आई एम नॉट इन गुड इन स्पोर्ट्स, तो मैं स्पोर्ट्स कभी भी नहीं सीखूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इनफॉर्म एबिलिटीज नहीं है। ये फिक्स माइंडसेट है। फिक्स माइंडसेट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो चैलेंजेस से अवॉइड करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई न्यू टास्क में जब आएगा बंदा तो उसको चैलेंजेस फेस होगी, वो न्यू टास्क में अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करेगा। गिव अप इजली व्हेन फेसिंग डिफिकल्टी। अगर न्यू टास्क में वो खुदा न खास्ता इन्वॉल्व हो भी गया तो वो हार मान जाएगा कि ये जो है वो मैं नहीं कर सकता, आई एम लूजर। फील थ्रेटेंड बाय अदर सक्सेस। जब भी कोई दूसरा बंदा सक्सेसफुल बन जाता है ना, तो ये बंदा जो है ना वो जेलियस फील हो करेगा, थ्रेटेन फील करेगा। और इसका चौथा कैरेक्टरिस्टिक ये है, प्रेफर इजी टास्क टू लुक स्मार्ट। इजी टास्क को ज्यादा प्रेफर देगा इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड। बिलीव एफर्ट इज पॉइंटलेस। इफ आई एम नॉट गुड आई विल नेवर बी गुड। वही, अगर मैं जो हूँ अच्छा नहीं हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे ये कामयाबी या नेचर ने या इनबॉर्न मेरे अंदर ये कामयाबी, ये जो है खासियतें नहीं है, तो मैं जो हूँ ये अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या कर सकता है? वो कहता है कि इंटेलिजेंस या आपकी जो है वो एबिलिटीज है या टैलेंट्स हैं, इसको हम डेवलप कर सकते हैं। कैसे? प्रैक्टिस करके, फीडबैक लेके, इन्वॉल्व होकर, चैलेंजेस एक्सेप्ट करके, या लर्निंग के थ्रू। तो वो क्या करता है, वो कहता है हर चीज बंदा कर सकता है, प्रैक्टिस के थ्रू, फीडबैक के थ्रू, और उसके अलावा जो है आप एंगेजमेंट के थ्रू, कोलाबरेशन के थ्रू, कोऑपरेशन के थ्रू, और अपने आप को टफ टाइम देने से। फिक्स माइंडसेट वाला कभी भी जो है न्यू टास्क में इन्वॉल्व नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या करेगा कि मुझे हर चीज सीखनी है। जैसे एक बंदा ऑलराउंडर होता है, इफ अ पर्सन ही इज गुड इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, उर्दू, एजुकेशन, तो ये सारी चीजें बेसिकल वो ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? एम्ब्रेस चैलेंजेस। चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करता है, क्यों? क्योंकि उसको सीखना है कुछ ना कुछ। कीप ट्राइंग। और ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है वो क्या करता है, वो अपने ईगो को कम करता है और लर्निंग को सुपीरियर करता है। मींस टीचर अगर कोई इसको फीडबैक ही देता है, या टीचर अगर कभी कभी इनको डांटता भी है, तो वो क्या कहता है, नहीं, टीचर मेरी भलाई में डांट रहा है। फिक्स माइंडसेट वाला अगर टीचर कोई डांटेगा ना इसको कि यार आप नहीं कर सकते, फिक्स माइंडसेट वाला क्या करेगा, टीचर के साथ बदतमीजी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे कि मुझे सीखना ही नहीं है। फिक्स माइंडसेट वाला अपना ईगो जो है वो लर्निंग से ऊपर रखता है, और ग्रोथ माइंडसेट वाला ईगो जो है वो लर्निंग से नीचे रखता है। ये इंस्पायर्ड बाय अदर सक्सेस, दूसरों की सक्सेस पे कभी जो है वो जलता वगैरह नहीं है, इंस्पायर करता है। वैल्यू एफर्ट इज अ पाथ टू मास्टरी। ये कहता है जो स्ट्रगल है, ये जो प्रैक्टिस है, एफर्ट्स है, ये जस्ट एक रास्ता है मुझे एक मास्टर या मुझे जो है एक कॉम्पिटेंट पर्सन बनाने में। ठीक है, ये कैरोल ड्रेन्स की थ्योरी है, बिल्कुल इजी है। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंड। फिक्स माइंडसेट वाला ये फिक्स हो जाए, जो मेरे अंदर इनबॉर्न एबिलिटीज है वही रहेंगी मेरे अंदर, मैं कुछ भी न्यू नहीं कर सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या कहता है, मैं सीख सकता हूँ, हर एक चीज कर सकता हूँ, प्रैक्टिस के थ्रू, फीडबैक के थ्रू, इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, कोलाबरेशन के थ्रू, कोऑपरेशन के थ्रू, और कंटिन्यूअस फीडबैक के थ्रू। तो ये मैंने आपको दोनों बनाई। और ये जो है फिक्स माइंडसेट जो थ्योरी दी है, ये एक लड़की थी, कैरोल ड्वेस थी। ठीक है, अब आते हैं हम स्टैंडर्डाइज वर्सेस अचीवमेंट टेस्ट। ये भी एक इंतहाई अहम टॉपिक है। अच्छा, स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होती है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज एन असेसमेंट दैट इज गिवन एंड स्कोर्ड इन द सेम वे फॉर ऑल टेस्ट टेकर्स। अच्छा, ये क्या होती है? ये एक प्रोफेशनल और एजुकेटर्स बनाते हैं टेस्ट, जो सबके लिए सेम होती है। जैसे आपकी जो है वो सेट टेस्ट है, जैसे आपकी जो जीएटी गेट टेस्ट है, जैसे आपकी जीआरई है, जैसे आपकी टॉफल टेस्ट है। ये सारी चीजें टेस्टें जो है ना वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, सिर्फ वो ही बना सकते हैं। और एक ही टाइम पे वो टेस्ट आप सबको देते हैं। पैटर्न सेम होंगे, क्वेश्चन सेम होगा, टाइम एलोकेशन सेम होंगी। ठीक है, तो सबको आप दे सकते हैं, उसको हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट कह सकते हैं। और ये जो है वो एजुकेटर्स बनाते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं। मीनवाइल जो अचीवमेंट टेस्ट होती है ना, अचीवमेंट टेस्ट जो है वो टीचर मेड टेस्ट इसको कहा जाता है। ये बेसिकली टीचर बनाता है,
इसका पर्पस ये होता है कि बच्चों की जो है वो मास्टरी ऑफ लर्निंग पता चले, कि बच्चे जो है उनकी नॉलेज कितनी है सब्जेक्ट में, उनकी स्किल्स कितनी है इस पर्टिकुलर फील्ड में, उनकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो आप ये कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो एक हाईली जो है वो स्टैंडर्डाइज सिस्टमेटिक होती है। और जो अचीवमेंट टेस्ट होती है वो जो है वो टीचर में टेस्ट होती है, ये स्कोप में जो है वो लिमिटेड है क्लास तक। और जो मीन वाइल जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है उसका स्कोप जो है वो ब्रॉड है, और उसमें एक टेस्ट कंडक्ट की जाती है सबसे। यहाँ पर एग्जांपल है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है सबके लिए वो टेस्ट सेम ही होगी। सेम क्वेश्चन और टेस्ट फॉर्मेट और क्वेश्चन भी वो सेम ही होंगे। कंसिस्टिंग स्कोर प्रोसीजर और नाम्स आर बेंच मार्क, उसके कुछ बेंच मार्क्स होंगे। अगर हर एमसीक्यूज के इतने मार्क्स है इतने मार्क्स है। मीन वाइल जो अचीवमेंट टेस्ट होती है इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स। टीचर जो है वो इसमें जो है नाम्स और बेंच मार्क सेट नहीं करता, क्योंकि वो डेली बेस पे रहते हैं। इसका मकसद क्या होता है? टू मैयर एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस डिफरेंट स्कूल रीजन और पॉपुलेशन। इसका पर्पज ये है हम बच्चों की जो है जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो रिक्रूटमेंट होते हैं, उनकी हम जो है परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं, कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे सेट है, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। नेशनल एग्जाम्स होते हैं जैसे एसपीएससी है वगैरह, एफपीएससी है। ये सारे जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं। जैसे जीआरई टेस्ट है, जैसे टॉफिल की टेस्ट है, जैसे जीएटी है, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है। ये सारी एग्जाम्पल जो है वो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट है, टेस्ट है। अब अचीवमेंट टेस्ट क्या होते हैं? अचीवमेंट टेस्ट मैंने आपको बताया ये टीचर मेड टेस्ट होती है, ये इसका लिमिटेड स्कोप होता है क्लास तक। और इसका पर्पस ये होता है टीचर ये टेस्ट कंडक्ट करता है तो उससे टीचर को पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट के सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स हासिल हुए, उनकी नॉलेज कितनी है इस सब्जेक्ट में, उनकी स्किल्स क्या है और उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। और ये अमूमन जो है एंड ऑफ टर्म एग्जाम होते हैं, ठीक है। और ये इसका पर्पस ये हो गया कि स्टूडेंट्स की ग्रे एरियाज कौन सी है और स्टूडेंट्स की जो है वो स्ट्रेंथनेस कौन सी है। तो ये मेन फर्क है। स्टैंडर्डाइज सिस्टमेटिक होती है और एजुकेटर्स बनाते हैं। अचीवमेंट टीचर में टेस्ट होती है। स्टैंडर्डाइज का स्कोप जो है वो ब्रॉड होता है। अचीवमेंट का स्कोप जो है वो स्पेसिफिक होता है, नैरो होता है, ठीक है। और इनकी जो है वो नाम्स और बेंचमार्क्स होते हैं, प्रोफेशनल तरीके कंसिस्टेंट स्कोरिंग प्रोसीजर होता है। और अचीवमेंट टेस्ट में वो इतना फॉर्मल नहीं होता। अब आते हैं हम एक नया टॉपिक है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है। वैलिडिटी का मतलब है आप जो भी टेस्ट या असेसमेंट ले रहे हैं वो असेसमेंट जो है वो अथेंटिक हो, एरर फ्री हो। और रिलायबिलिटी का मतलब ये है आप वो टेस्ट लाएं, जो ऐसी टेस्ट बनाएं जिसकी रिजल्ट जो है वो सेम प्रोड्यूस हो। अब वैलिडिटी क्या होगी? वैलिडिटी इन क्लासरूम असेसमेंट मींस हाउ वेल अ टेस्ट मैयर व्हाट इज सपोज टू मैयर। आप जो चीज मैयर कर रहे हैं स्टूडेंट से, आप जो चीज की टेस्ट असेसमेंट कर रहे हैं, आप टेस्ट ऐसी बनाएंगे वही चीज उसमें मेंशन हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्रामर के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में जो है आपको बच्चों को टॉपिक आपने प्रीपोजिशन का बनाया है, और आपका जो टेस्ट हो सारे सवाल प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो। ऐसे ना हो आप जो है मैयर करना चाह रहे हैं प्रीपोजिशन, लेकिन आपके सवाल जो है वो सारे नाउन से रिलेटेड है, प्रीपोजिशन से थोड़े इररिलेवेंट है। तो मीन्स आपने जो पढ़ाया है आप असेसमेंट भी ऐसी करेंगे उनको ही मैयर करें, ठीक है, व्हाट इट सपोज टू बी मैयर। वैलिडिटी वैलिड टेस्ट जो होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होती है, नॉलेज के ऊपर होती है, वो जो है वो अथेंटिक होती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है, इफ द गोल इज टू असेस स्पीकिंग स्किल। अगर आपका गोल ये है कि हम बच्चों की स्पीकिंग स्किल को असेस करें, बट स्टूडेंट्स आर only given a written grammar test, then the results are not valid। अगर आपका पर्पस स्पीकिंग स्किल को असेस करना है और आपकी जो है वो जो आप असेसमेंट कर रहे हैं या टेस्ट ले रहे हैं वो ग्रामर के ऊपर मुबनी है, तो आप कह सकते हैं आपकी टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है। आप जो मैयर करना चाह रहे हैं आपकी टेस्ट भी वैसी होनी चाहिए।
वैलिड का मतलब ये है अ टेस्ट व्हाट इज सपोज टू मैयर, जो चीज आप मैयर करना चाह रहे हैं वो ही जो है वो ऐसी ही टेस्ट हो, इसको हम कहेंगे वैलिडिटी और वैलिड टेस्ट। अब वैलिडिटी ऑफ टेस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट मैयर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मैयर। इसका पहला ये खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप जो चीज मैयर करना चाह रहे हैं टेस्ट में, टेस्ट ऐसा बना है वो चीज मैयर करे। वैलिड टेस्ट असेसमेंट डायरेक्टली मैयर द स्किल और नॉलेज इट इज डिजाइन पर। जो चीज आप मैयर करना चाह रहे हैं टेस्ट में भी वही आइटम्स या टेस्ट में भी वही क्वेश्चन हो। ठीक है। अलाइनमेंट विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ये बेसिकली क्या होता है, सिस्टमेटिक होते हैं और आप जो चीजें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं उसके साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं, अलाइन होते हैं। अगर आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों को पढ़ाना, तो आप सारे जो टेस्ट बनाएंगे 20 या 50 या 100 एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के इर्द गिर्द घूमेंगे। इस एक एमसीक्यूज भी इससे बाहर नहीं होगा। अगर एक एमसीक्यूज भी आपने जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का दे दिया, सर के एक्सक्रीटरी सिस्टम का दे दिया, तो आपका ये कह सकते हैं कि आपकी टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है। रिलेवेंस ऑफ कंटेंट, जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं, टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो आपकी टेस्ट होगी रिलायबल वैलिड टेस्ट जो होगी वो कंटेंट के साथ रिलेवेंट होगी। ठीक है। उसके अलावा एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट में भी एक्यूरेसी होगी, एप्रोप्रिएट ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसके बाद जो है आप जब भी असेस करेंगे तो इट इज फ्री फ्रॉम बायस एंड डज नॉट डिसएडवांटेज स्टूडेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज जेंडर। तो टीचर जब भी ग्रेडिंग करेगा तो वो जेंडर को, बाय उसके अलावा कल्चर को, नाम्स को, रिलीजियस को साइड करके करेगा। वो स्टूडेंट को स्टूडेंट ही कंसीडर करेगा, कोई भी जो है वो अनफेयर नहीं करेगा। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आप ऐसी टेस्ट बनाएं जो रिजल्ट जो है कंसिस्टेंट हो, जिसमें आप रिजल्ट सेम ही हो। फॉर एग्जाम्पल, रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप टेस्ट बना रहे हैं, एक ऐसी टेस्ट है 100 मार्क्स की जो अभी आप 20 स्टूडेंट से क्लास में ले रहे हैं। ठीक है। 20 स्टूडेंट से आप ले रहे हैं, आधे घंटे के बाद वही टेस्ट आप दोबारा ले रहे हैं। तो 20 मिनट की से 20 मिनट पहले जो बच्चों ने रिस्पांस दिया है या जितना स्कोर आ रहा है, आप 20 मिनट के बाद भी टेस्ट लेंगे तो बच्चों का स्कोर जो है वो सेम आए, कंसिस्टेंट हो। ऐसे ना हो पहले बच्चों ने 80 मार्क्स लिए बाद में 95 लिए। रिलायबल का टेस्ट का मतलब है कि स्कोर जो है ना आपका कंसिस्टेंट हो। ठीक है। इसके लिए शर्त है, मैंने आपको जैसे बताया कि 20 मिनट आपने एक टेस्ट ली, पहले हाफ में 9 से लेकर 10 बजे तक आपने टेस्ट ली, 100 मार्क्स की मैथ की टेस्ट आप बना के आए। ठीक है। वही टेस्ट एक बच्चे, चार बच्चे हैं, एक ने 80 स्कोर लिए, एक ने 90 लिए, एक ने 95, एक ने 98। तो आप 1 घंटे के बाद बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करने ना दे। ठीक है। वो जो 1 घंटा आप उनको ब्रेक दे रहे हैं, ना उनको मोबाइल दे, ना उनको इंटरेक्शन करने दे, कुछ भी ना करने दे, उनकी कोई भी न्यू लर्निंग ना हो। 1 घंटे के बाद टेस्ट दें। 1 घंटे के बाद ही अगर बच्चों का स्कोर वही आ रहा है या उससे नियर टू आ रहा है तो हम कह सकते हैं रिलायबल है। मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट में जो है वो कंसिस्टेंसी हो। If a student take the same test on two occasions without significant learning, a reliable test will show consistent score, जैसे मैंने आपको बताया। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलायबल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलायबल में कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट होगी, रिजल्ट में जो है वो कंसिस्टेंसी होगी, सीक्वेंस होंगी। फ्री फ्रॉम रैंडम एरर्स, इसमें कोई भी रैंडम एरर्स नहीं होंगी। ऑब्जेक्टिविटी होगी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आंसर जो है वो फिक्स होगा। ठीक है। उसमें कोई भी क्लेम, जैसे एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज टेक्स जो है वो ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसका मतलब ये होता है उसमें जो है सिर्फ एक ऑप्शन सही होगा, बकाया जो है वो गलत होगा। ठीक है। उसके अलावा डिपेंडेबिलिटी ओवर टाइम, क्लियरिटी ऑफ आइटम्स होंगे और इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी। ये सारी उसकी इंपॉर्टेंस है। इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ बिल्ड फेयरनेस एंड इक्विटी, इंक्रीज ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ डिसीजन, सपोर्ट वैलिडिटी, इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड थी। अब आते हैं हम इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर।
क्वेश्चन आंसर पूछने से पहले मैंने जो आज टॉपिक पढ़ा है, 4 से 5 टॉपिक, मैंने कुछ सीआरक्यूज बनाए हैं। जैसे पेपर में जो है आपको अगर ये सीआरक्यूज आए तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस टाइप के सीआरक्यूज आ सकते हैं पेपर में। ठीक है। अब देखें, ये पहला सीआरक्यूज है, हाउ असेसमेंट प्रैक्टिसेस में डाइफर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। अब क्या करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट बनाना है। आप कहेंगे असेसमेंट असेसमेंट प्रैक्टिसेस में बी डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स जस्ट बिकॉज ऑफ इन पब्लिक स्कूल, कह सकते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक प्रोमोटेड पॉलिसी है, वहां पर जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट निग्लिजिबल होता है बिल्कुल। और मोस्टली उनका पर्पस क्या होता है, उनका पर्पस जो है वो रट्टे मारने पे होता है। ठीक है। और प्राइवेट स्कूल का क्या कहेंगे, प्राइवेट स्कूल का कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल में जो है वो असेसमेंट जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल बेस होती है, एप्लीकेशन बेस्ड होती है। और यहाँ पर आपको टू जो है वो फैक्टर्स आपको भी बताने हैं। टू फैक्टर्स कैन से रिसोर्सेज, करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिसी देते। आप कहेंगे कि पब्लिक स्कूल में रिसोर्सेज कम होते हैं, इस वजह से वहां पर असेसमेंट इतनी जो है कामयाब नहीं है, टीचर असेसमेंट नहीं कर सकते। और वहाँ का पब्लिक स्कूल जो है वहाँ का करिकुलम जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जो सेम टेक्स्ट बुक का है ना, हमें वही पढ़ाना है, उससे आगे या बढ़ के कुछ भी नहीं पढ़ाना। ठीक है। और मीन वाइल जो है प्राइवेट स्कूल में जो है वो टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर या स्कूल मैनेजमेंट उसको हम फ्लेक्सिबल बना सकता है। तो ये मेन डिफरेंशिएट है। ऐसे करके आप जो है 4 से 5 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। इसका दूसरा सवाल है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन असेसमेंट। रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि कंसिस्टेंसी इन स्कोर, वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट ये है ऑथेंटिसिटी, इन व्हाट यू वांट टू मैयर इट शुड बी मैयर। जो आप मैयर करना चाह रहे हैं आपकी टेस्ट भी वही हो। ठीक है। और क्लासरूम में एक एग्जांपल बनाना है कि इससे जो है टीचर जो है वैलिड और रिलायबल टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। डिफाइन व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, आप इसको कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक टेस्ट विच इज मेड बाय टी एजुकेटर्स एंड प्रोफेशनल। उसमें जो है वो यूनिफॉर्म असेसमेंट होती है, कि स्टैंडर्डाइज्ड पैटर्न होता है, और एक जो है रिब्रिक होती है, और ग्रेडिंग सिस्टम प्रॉपर होते हैं। ठीक है। और उसका जो है आप लिमिट है उसकी जो है वो बेनिफिट्स आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका बेनिफिट्स ये है कि हम परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं, एक ही टाइम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जो है हम टेस्ट ले सकते हैं। और लिमिटेशन स्टैंडर्डाइज टेस्ट की स्कूल में क्या है लिमिटेशन, आप बताएं। देखिए इसमें जो है वो फीडबैक कम होता है, क्योंकि जो है जस्ट मार्क्स होती है, कोई भी आपको फीडबैक नहीं मिलता। ठीक है। दूसरा सवाल ये, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट एंड डिस्क्राइब हाउ इट इज यूज्ड टू एवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अचीवमेंट टेस्ट का पर्पस ये होता है कि वो बच्चों की जो है कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्रेस को इम्प्रूव करे। दूसरा पर्पस ये होता है कि उसकी जो है होलिस्टिक लर्निंग प्रोग्रेस डे बाय डे इंक्रीज होती है। और इससे जो है बच्चों को जो है वो टाइमली फीडबैक मिलता है। जैसे ही टाइमली फीडबैक मिलता है तो बच्चे जो है अपनी नॉलेज स्किल को फर्निश करते हैं। पांचवा ये है कि डिस्कस द डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। जो फिक्स माइंडसेट है और ग्रोथ माइंडसेट है, अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन थ्योरी बाय गैरोल्ड टेंसिस, में क्या फर्क है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फिक्स माइंडसेट वाला जो है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं जो मेरे अंदर इनबाउंड एबिलिटीज है, इंटेलिजेंस है, मैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं सीख सकता। जो ग्रोथ माइंडसेट है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ये जो अपर चैलेंजेस हैं ये बेसिकली मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है। और मैं जो हूँ अपना ईगो जो हूँ लर्निंग के ऊपर ना रखूँ, लर्निंग को ईगो को कंप्रोमाइज क्यों ओवर लर्निंग, वो हर चीज में एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश करेगा। वंस उसको डिफिकल्टी फेस होगा, ट्वाइस टाइम, थ्री टाइम, फोर, देन जो है वो उस चीज में मास्टर हो जाएगा। ये आज का हमारा सेशन था। किसको भी कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कहीं के सवाल है बेटा पूछ ही सको था। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क। कहीं सवाल आए।
सवाल आए कि? हेलो। कोई सवाल आए क्या? आप सारे अनम्यूट तो हैं। नो। नो सर, इट्स ए क्लियर कट, थैंक यू सो मच। नो सर। कोई भी सवाल आए? यस, यू मे आस्क। अच्छा, वी हैव जस्ट 4 मिनट्स लेफ्ट। 4 मिनट्स में पहुंच चुका है, असानी मीटिंग खत्म थी भी थी। टाइम भी जंहिंखे सवाल आहे उहो पुछी सघे थो। ओके सर, माय माइक इज अनएबल टू अनम्यूट। आस्क। आप जो है वॉइस के थ्रू भी कर सकते हैं उससे। सीआरक्यूज कहते हैं कि बनाओ और आंसर भी देना होता है। दैट्स अ ग्रेट। यही तो टीचिंग लाइसेंस की क्वालिटीज है। अच्छा, सीआरक्यूज जो है, जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम सेशन लिया था ना ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक सवाल ऐसा होता है जिसमें आपको 5 मार्क्स का कहा जाता है कि आप सीआरक्यूज ये टॉपिक है इस पे बनाए। एक सवाल 5 मार्क्स का 100% होगा। एक सवाल ऐसा होगा जिसमें आपको कहा जाएगा 3 एमसीक्यूज बनाए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये मैंने सारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में डिटेल बनाया बताया है। उसके बाद जो है बकाया जो 10 या 12 सवाल होते हैं उसमें सीआरक्यूज दिए जाते हैं, आपको जस्ट एक्सप्लेन किया जाता है लाइक दिस। ठीक है। ये जो है सीआरक्यूज आपके सारे मौजूद है। ये सीआरक्यूज ऐसे लाइन भी पाई होती है, आपको इसके अंदर आंसर देना है। ऐसे 10, ऐसे टोटल सवाल होंगे, 12 सवाल होंगे। बकाया जो 2 सवाल होंगे ना, वो सवाल होंगे आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए सीआरक्यूज बनाने हैं। एनीवन एल्स? कोई और सवाल है? मैम, आपको समझ आ गया? आपको आंसर मिल गया सीआरक्यूज से रिलेटेड? ओके, थैंक यू सो मच। मैम, तहाँ जो कोई सवाल है? मैम जूलॉजिस्ट। दैट्स ए ग्रेट। अच्छा, मीटिंग ऑफ करे सकूँ था अगर कहीं जो भी सवाल ना है तो? अगर किसी का भी कोई सवाल नहीं है तो मीटिंग जो है वो एंड कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू टेक योर परमिशन। आई थिंक किसी का कोई भी सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।